नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आकलैंड का विवरण पत्र। इसके पहले क्लास में हम लोग लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पढ़े हैं, जिसमें निस्यंदन का सिद्धांत, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो इसके प्रमुख बिंदु थे, आदि बिंदु भी थे। और निस्यंदन का सिद्धांत आज हम इसमें भी अध्ययन करेंगे। आइए आज हम चर्चा करते हैं आकलैंड का विवरण पत्र। आकलैंड कौन थे, पहले इस पर चर्चा करते हैं। आकलैंड भारत के 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रह चुके हैं। जब लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र प्रस्तुत हो गया, उसके बाद जो अगला शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ वो इनके द्वारा हुआ, आकलैंड का विवरण पत्र। इन्होंने जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए, जब इनको अवसर मिला तो इनको कुछ चीज का विशेष रूप से सामना करना पड़ा एवं कुछ विषय वस्तु पर इन्होंने विशेष रूप से फोकस किया। आइए उसकी चर्चा करें। इन्होंने नियुक्ति के संबंध में, पेंशन के संबंध में, कानून बनाने के संबंध में, पश्चिमी शिक्षा के संबंध में अर्थात अंग्रेजी के विकास के संबंध में, और चिकित्सा विज्ञान पर इन्होंने अधिक फोकस किया। नियुक्ति का मतलब भारत में जो भी नियुक्ति हो उसका आधार क्या हो, उसका मानक क्या हो, उसका सिस्टम क्या हो। योग्य व्यक्ति को ही रखा जाए जिससे कंपनी का जो व्यापार है, कंपनी का उद्देश्य है, कंपनी का काम है, वो अच्छे से हो सके। पेंशन की व्यवस्था थी, जैसे हम जान रहे कि रिटायरमेंट के बाद विभिन्न पद के अनुसार सरकारी पद में जैसे पेंशन मिलता था, गुजारा भत्ता, ठीक वही व्यवस्था के संबंध में यहाँ चर्चा है। कानून यानी कानून संबंधी जो भी प्रावधान हो, कानून बनाना हो, संशोधन करना हो, उसमें किसी प्रकार का कि कोई भी प्रस्ताव हो तो वो इस पर भी उन्होंने विचार दिया। पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी शिक्षा, जो जब हम चर्चा करते हैं तो अंग्रेजी माध्यम का स्वतः ही बात आ जाती है। अंग्रेजी माध्यम के पक्ष में इनका भी विचार था, ये क्योंकि अंग्रेज थे ही, तो पश्चिमी सभ्यता के प्रचार में, प्रसार में इनका विशेष लगाव भी था। ये हमेशा से पश्चिमी सभ्यता यानी अंग्रेजी भाषा के विकास में सोचते थे। चिकित्सा विज्ञान, इन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया एवं उसमें विभिन्न पक्षों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, लोगों को बताया इत्यादि। आइए चर्चा करते हैं कि आकलैंड का जो विवरण पत्र था उसमें की क्या प्रमुख बिंदु थे, क्या उसमें प्रस्ताव रखा गया। एक इसके पहले बता दें, आकलैंड का जो विवरण पत्र आया वो 1839 ईस्वी में और 24 नवंबर 1839 ईस्वी में आया। और आकलैंड का विवरण पत्र आया जिसमें जो प्रमुख बिंदु थे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। पहला है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। दूसरा है वर्ग संघर्ष आरंभ हुआ। अगला है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का निर्माण, निस्यंदन सिद्धांत, चर्चा करेंगे इसमें तब आएगा। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार पर बल देना। अगला पॉइंट है कंपनी में नौकरी हेतु अंग्रेजी ज्ञान अनिवार्य है। अगला पॉइंट प्राच्य विद्यालय यथावत चलते रहेंगे, उन्हें आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, महत्वपूर्ण विषय है। अगला प्राच्यवादियों को अपने प्रकाशन की छूट होगी, अपने साहित्य प्रकाशन की छूट होगी। अगला है योग्य अध्यापक को उचित वेतन दिया जाएगा जिससे उसका जीवन यापन अच्छे से हो। अगला है संस्कृत और अरबी भाषा पर व्यय किया जाएगा और शेष जो धनराशि बचेगी उसको अंग्रेजी भाषा पर भी खर्च किया जाएगा। अगला है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से ये प्रभावित थे इत्यादि। आइए इसका बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। जैसा कि हम जानते हैं कि 1813 का जब चार्टर एक्ट आया, अधिनियम आया, उसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का आरंभ होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जन्म होता है। एक प्रश्न और बनता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद किस एक्ट के अंतर्गत उसका जन्म हुआ, तो 1813 का अधिनियम या एक्ट, और किस एक्ट के अंतर्गत या किस विवरण पत्र के अंतर्गत खत्म हुआ, तो आकलैंड का विवरण पत्र 1839 ईस्वी में। किस प्रकार हुआ, चर्चा करें। आइए प्राच्य पाश्चात्य विवरण का अंतर।
इसमें क्या चर्चा करना है? प्राच्य हेतु इन्होंने ये देखा कि जब भारत में पश्चिमी विचार और भारतीय विचार में संघर्ष चल रहा तो उसका अंत क्या होगा, क्योंकि शिक्षा को विकसित करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। तो इन्होंने जो भारत में जब ये गवर्नर जनरल बन के आए तो ये विषय वस्तु विशेष रूप से इनको आकर्षित किया एवं एक बड़ी चुनौती के रूप में इनके सामने आया। और इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता पूर्ण से, कूटनीतिक पूर्ण से, क्योंकि ये एक अच्छे कूटनीतिक थे, राजनीतिक थे, विशेषज्ञ थे परिस्थितियों के, तो वो अपने बुद्धिमत्ता से इस समस्या को सदा के लिए हल कर दी। तो प्रश्न एक और बन जाता है कि पाश्चात्य और पाश्च विवाद का अंत किस विवरण पत्र में हुआ? आकलन के विवरण पत्र में। किस प्रकार हुआ कि शिक्षा पर प्राच्य यानी भारतीय शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने अतिरिक्त 31,000 अतिरिक्त धनराशि देने का वादा किया कि प्राच्य विकास के लिए, भारतीय भाषा के विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए, जो क्षेत्रीय भाषा थी जैसे भारत में संस्कृत थी, अरबी थी आदि भाषा के विकास के लिए 31,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त धन दिया जाएगा भारतीय साहित्य के विकास के लिए। तो पहले ये चल रहा था कि जो धनराशि का खर्च का ब्यौरा है किसमें कितना बटेगा, इसी पर विवाद था। लेकिन इन्होंने प्राच्यवादी यानी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, साहित्य पर विकास का जो विवाद था उसको इस प्रकार हल किया कि प्राच्य साहित्य के विकास के लिए अतिरिक्त 31,000 धन प्रति वर्ष दिया जाएगा कि वो अपने तरीके से अपने संस्कृति, सभ्यता और भाषा का विकास करें। तो अब प्राच्यवादियों को लगा कि ये जो आकलैंड का विवरण पत्र है, ये गवर्नर जनरल जो हैं वो हमारे विचार को समझ रहे हैं एवं भारतीय भाषाओं को सम्मान दे रहे, उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो जो विवाद था, विवाद यही था कि हमारे भाषा का सम्मान हो, हमारे भाषा को बढ़ने का अवसर दिया जाए। इसमें दिया गया, अतिरिक्त धन भी दिया गया एवं बढ़ने की छूट भी दी गई। तो जो विवाद था वो अपने आप समाप्त हो गया। अगला है वर्ग संघर्ष। ये जब विवरण पत्र आया तो ये वर्ग संघर्ष इस प्रकार आया कि जब छनन का सिद्धांत आगे अभी चर्चा करते विस्तार से आया तो उसमें ये प्रावधान था कि जो शिक्षा है समाज के उच्च वर्ग को दिया जाए एवं उससे छन छन के, बूंद बूंद से वो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग तक आए। तो समाज में जो मध्यम वर्गीय थे, निम्न वर्ग के लोग थे, तो उनको ये लगा कि ये जो विवरण पत्र है या प्रस्ताव शिक्षा संबंधी है उनकी उपेक्षा कर रहा है। तो आपस में ही मतभेद हो गया, वर्ग विभाजन हो गया कि उच्च वर्गीय है, कुलीन वर्ग है और हम निम्न है। तो आपस में ही वो भेदभाव करने लगे। और अंग्रेज तो जान ही रहे थे, कूटनीतिक का हमेशा सहारा लेते थे, फूट डालो राज करो। कि भारत में ही लोगों को कि आप उच्च कुलीन वर्ग हैं, आप निम्न वर्ग हैं, आर्थिक दृष्टि से या अन्य प्रकार से, तो आपस में जब लड़ेंगे तो उनका जो उद्देश्य होगा पूरा होगा। तो इस प्रकार भारत में वर्ग संघर्ष भी आरंभ हो गया कुलीन और मध्यम वर्ग के संबंध में। अगला है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का निर्माण, निस्यंदन सिद्धांत। जब भारत में इस प्रस्ताव के अंतर्गत उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी, उसके माध्यम से वो बाकी वर्गों तक पहुंचेगी, तो एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो भारत में एक उच्च वर्ग का निर्माण करता है। उच्च वर्ग मतलब कुलीन वर्ग का। वो जब उसको शिक्षा दी जाएगी तो वो मन से, विचार से और सहानुभूति से अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे। और निस्यंदन सिद्धांत, छनन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत जो था वो ये था कि शिक्षा जो है समाज के केवल कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग को दी जाएगी और उनके माध्यम से, बूंद बूंद उनके माध्यम से वो समाज के अन्य वर्गों में मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय तक पहुंचेगी। तो जो छनन का सिद्धांत का यही विशेष उसका प्रावधान था। और इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो कुलीन वर्ग के अंतर्गत था, जो आने वाले समय में अंग्रेजी साम्राज्य या कंपनी, अंग्रेजी कंपनी अपने लाभ के लिए प्रयोग करेगी। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। जैसे इसके पहले भी लॉर्ड मैकाले का भी या इसके पहले भी जो विवरण पत्र आए, सब में ये प्रावधान था कि अंग्रेजी भाषा का विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। उसको उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। जो भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे या अंग्रेजी सदस्य थे वो अपने भाषा का
प्रसार में विशेष सहयोग करते थे। ठीक वही हुआ, क्योंकि ये एक अंग्रेज थे तो अंग्रेजी जो विषय था या अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर भी ये ध्यान दे रहे थे, लेकिन भारतीय शिक्षा की उपेक्षा ना करते हुए। जब हम किसी धर्म की, किसी शिक्षा की, साहित्य की उपेक्षा नहीं करेंगे और उसको खराब दृष्टि से नहीं देखेंगे, संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो हमको सामने वाले का जो भी संस्कृत सभ्यता मानने वाले हो तो हमारा उनसे मतभेद नहीं होगा। जब मतभेद नहीं होगा तो हमारी बात पूरी होगी। तो इन्होंने यह किया कि भारतीय भाषाओं का, साहित्य का सम्मान किया एवं अंग्रेजी भाषा के बढ़ने के लिए विशेष प्रयत्न किए। अगला है, कंपनी में नौकरी हेतु अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। उस समय जो कंपनी के विभिन्न पद थे, सामान्य पद या कुछ अधिकारी पद थे, उच्च पद थे, उस पर नौकरी पाने के लिए, उस पद पर जाने के लिए जो शिक्षा विषय की जानकारी थी वो अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंपनी थी अंग्रेजों की कंपनी थी और बातचीत होगा, कोई प्रस्ताव होगा, कोई चर्चा होगा या काम होगा या बाकी कुछ भी होगा तो उनको किस माध्यम से समझ में आता? अंग्रेजी भाषा। यानी शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। जब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा तो उस पद पर जाने के लिए भी अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक है और अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको स्कूल जाना होगा। कौन से स्कूल जाना होगा? जिसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित करने का एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं, सोची समझी बुद्धिमत्तापूर्ण एक योजना थी कि वो जब नौकरी के चक्कर में भारत में तमाम ऐसे बेरोजगार थे या नौकरी पद पाने के इच्छुक थे तो उनको नौकरी पद पाना है, उस पद पर जाना है, अनिवार्य क्या है? अंग्रेजी शिक्षा। और अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी स्कूल में, किस स्कूल में? जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित हो। जब अंग्रेजों द्वारा स्थापित होगा तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में उस शिक्षा के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब भारत विभिन्न मिशनरी आई या अंग्रेज कंपनी आई तो उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार के साथ साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और उसका माध्यम है स्कूल संस्थान द्वारा और जरिया रखा अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य की जानकारी दे करके। इस प्रकार किसी को यदि उस पद में जाना है तो अंग्रेजी शिक्षा लेगा, शिक्षा लेगा तो स्कूल में जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप उससे अवगत होगा। अगला है, प्राच्यवादियों को प्रकाशन की छूट दी। इसके पहले वाले में हम पढ़ चुके क्लास में कि जो भारतीय विचारधारा के थे लोग थे उनके किसी प्रकार साहित्य या पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन इस विवरण पत्र में हमारे भारतीयों को, प्राच्यवादियों को किसी प्रकार का प्रकाशन, साहित्य हो, पुस्तक हो या रचना हो, कुछ भी हो, प्रकाशन के लिए छूट दी गई कि वो अपने जरिए से अपने विचार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रकाशन करने की पूरी अनुमति है। तो इससे जो विवाद चल रहा था अपने आप शांत हो गया। अगला है, प्राच्य विद्यालय को 25% छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो प्राच्य विद्यालय है उनके 25% ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जो योग्य हो, जो टैलेंटेड हो, जो प्रतिभावान हो, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी आगे पढ़ने के लिए, जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित हो। अगला है, प्राच्य विद्यालय यथावत चलते रहेंगे एवं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो पहले इस विवरण पत्र से पहले जो प्राच्य यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षण संस्थाएं चल रही थी वो पूर्व की भांति चलती रहेगी, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा एवं उनके विकास के लिए कुछ आर्थिक अनुदान दिया जाएगा जिससे वो आगे भी बढ़ते रहे, चलते रहे, विकास करते रहे। इस प्रकार की व्यवस्था करने से भारतीय साहित्य, भाषा, संस्कृति की ना उपेक्षा करते हुए इन्होंने जो लंबे समय से विवाद चला आ रहा था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। अगला है, योग अध्यापक को उचित वेतन। जो योग अध्यापक रखे जाएंगे मानक के अनुसार उनको इतना वेतन, उचित वेतन दिया जाएगा जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से कट जाए। जैसे जानते जो सरकारी वेतन होता है वो आजकल के महंगाई के हिसाब से होता है, क्या महंगाई भत्ता देना है, क्या महंगाई है, समय समय पर उनके महंगाई भत्ता इत्यादि वृद्धि होती रहती है।
ठीक उसी प्रकार जो टीचर थे उनको उचित वेतन दिया जाए, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। अगला है संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय किया जाएगा और शेष धनराशि को अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए किया जाएगा। और ये भी प्रावधान रखा कि जो भारतीय संस्कृति और अरबी भाषा है उस पर व्यय किया जाएगा जो निश्चित धनराशि है, और उसके अलावा जो धन बचेगा यानी कुछ प्रतिशत भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास में भी धन खर्च किया जाएगा। तब भारतीयों को संतुष्टि हो गई, ठीक है हम अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत है, लेकिन हमारे संस्कृति का, हमारे भाषा का, हमारे साहित्य का उपेक्षा नहीं की जा रही एवं बढ़ने खातिर कुछ अवसर दिया जा रहा है और कुछ सुविधा दी जा रही है, जिसके कारण जो लंबे समय तक विवाद चल रहा था प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति का अंत हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने आकलैंड का विवरण पत्र अध्ययन किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय निकल के आया, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। उन्होंने प्राच्य विचारधारा वाले को या ऐसे वातावरण को रखने वाले को विशेष सुविधा दे करके उनकी असंतोष की भावना को शांत किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जो मिशनरियां हैं, कंपनियां हैं या विभिन्न विवरण पत्र है, वो अपने अपने तरीके से शिक्षा के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और अगले क्लास में हम चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र या योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष स्थान है और विशेष महत्व है। नमस्कार।